डिफ्लेक्शन थ्रू spherical surface। ओके, ये कोई मीडियम है, यहां पे स्फेरिकल सरफेस है और यहां पे भी कोई मीडियम है। इसको हम बोल देते हैं मीडियम 1, इसको हम बोल देते हैं मीडियम 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं μ2। ठीक है। अब सपोज करो कि लाइट यहां कहीं से एंटर हुई, बेटा ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस में लाइट, कर्व्ड सरफेस का अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है, सो हमने देखा है नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होता है, रिमेंबर और नॉट। चलिए हम बोल देते हैं कि इस सरफेस का सेंटर, देखो ये जो मैं बीच की लाइन ड्रॉ करूं, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मैं ले लेता हूं सेंटर ऑफ दिस सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस है तो ये इसका सेंटर, और यहां से यहां का डिस्टेंस मैं ले लेता हूं r। चलो थोड़ा चीज चेंज करते हैं, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया तो ये लाइट इधर से जाएगी, ये नॉर्मल जो कि सेंटर से पास होगा, इसको हम बोल देते हैं चलिए θ1। इंसिडेंट एंगल है, उसी इंसिडेंट एंगल को हमने θ1 ले लिया। अब क्या होगा बेटा, ये देखो ये जो भी मीडियम है, ये ऑब्वियसली हम एस टाइप का लेके कि ये थोड़ा डेंसर हो, बाहर एयर होगा या कोई भी मीडियम होगा, ये हम डेंसर मान के चल रहे हैं। हम क्या लेके चल रहे हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, मतलब एयर रेयर से डेंसर में जा रही है। क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, मतलब लाइट कुछ ऐसे बेंड होगी, मतलब ये बन जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल, और इसको हम बोल देते हैं θ2। इंसिडेंट एंगल को θ1 ले लिया, रिफ्रैक्टेड एंगल को θ2 ले लिया। यहां तक क्लियर। एंड फाइनली ये आ गई हमारी इमेज। ठीक है, ये था रे डायग्राम। अब इसके अंदर हम क्या क्या कर रहे हैं, इस एंगल को चलो ले लेते हैं अल्फा, ये एंगल को ले लेते हैं चलिए, इस एंगल को ले लेते हैं बीटा, एंड इसको ले लेते हैं हम चलिए गामा। ओके, अब बेटा ये जो पॉइंट है ना, मैं इसको नाम देता हूं M, और यहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन लेता हूं 90 डिग्री पे, इसको मैं बोलता हूं P डैश, और ये जो पॉइंट है जो कि सरफेस का मिड पॉइंट है उसको P बोलते हैं, P यानी पोल। अब बेटा हमारे सिलेबस में कौन सी चीजें होती है, रेस कैसी होती है, पैरेक्शियल। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि रेज आर पैराएक्सियल, बिकॉज हमें स्मॉल एपर्चर की ही कहानी देख रही है हमारे 12 के सिलेबस में। जो स्मॉल एपर्चर आई थिंक आपको याद ही होगा, जो साइज में जिसकी डायमीटर बहुत ही छोटी हुई। तो अगर पैराएक्सियल रेज है, अगर ये चीज बहुत छोटी है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि P या P डैश एक ही हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट इतने क्लोज होंगे कि इसमें कोई ज्यादा गैप ही नहीं होगा, और वो दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगेंगे। क्लियर। अच्छा, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस u, इमेज का पोल से डिस्टेंस v। तो बेटा यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u, इमेज डिस्टेंस प्लस v, एंड रेडियस कितना हो जाएगा, प्लस r। बोलो सही है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा मैंने प्लस माइनस क्यों लिया। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट। बच्चा मैं इस जगह पे ना स्नेल्स लॉ लगाता हूं, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M, या तो आप कह सकते हो कर्व्ड सरफेस। क्या हो जाएगा इधर, मीडियम का एंगल और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 sin θ1 इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, दूसरे मीडियम का एंगल sin θ2। अब अच्छा लोग, हमने यहां पे पैरेक्सियल रेज ली,
वैसे पैरेक्सियल रेस का मतलब क्या होगा कि ये बहुत ही छोटा एंगल, देखो ये इतना छोटा होगा, ये ऑब्जेक्ट एंड ये यहां पे गिर जाएगा, तो कितना छोटा एंगल बन रहा है। सो ये जितने भी एंगल बनेंगे थीटा 1 थीटा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी आपका यहां कहीं होगा, ये नॉर्मल, ये बहुत ही नन्नू सा एंगल, ये नन्ना सा एंगल, मतलब पैरेक्सियल रेस है, एपर्चर छोटा है, उस कारण ये जो थीटा 1 और थीटा 2 है ये बहुत छोटे हो जाएंगे। Here as rays are paraxial and surface having small aperture, sin theta 1 is approximately equal to theta 1 is approximately equal to tan theta 1। बच्चा पता है ना हमको, sin थीटा की वैल्यू हो कि tan थीटा की वैल्यू हो, वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाती है, एंगल के। सिमिलरली sin थीटा 2 is equal to theta 2 is equal to tan theta 2। इसको हम दे देते हैं नंबर 1 और इसको हम दे देते हैं नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या हम ऐसा कह सकते हैं, μ1 थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 थीटा 2। बोलो सही है, डन। इसको दे देते हैं नंबर 3। ओके बच्चा लोग, मैं इसको निकाल रहा हूं बिकॉज अभी यहां पे कुछ और ऑपरेशंस करने हैं हमको। आपके नोट्स में सारी चीजें दे रखी है। ओके ये जो अल्फा बीटा गामा लिया है, चलो इसके साथ कुछ खेल खेलते हैं। बड़ा ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ये ओ एम, दिस वन ओ एम सी है ना, फॉर ट्राइंगल ओ एम सी, ये वाला ट्राइंगल। अब जरा ध्यान से देखो कि इस ट्राइंगल के लिए थीटा 1 एक्सटीरियर एंगल बन गया है। देखो ये अल्फा है, ये गामा है और यहां पे ये चीज थीटा 1 है। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, थीटा 1 इज एन एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर थीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सेम चीज ये देखो, आई एम सी गामा एक्सटीरियर एंगल बन गया है। ये आई एम सी के लिए गामा एक्सटीरियर एंगल है फॉर ट्राइंगल आई एम सी। देखो आई एम सी कैसा बन रहा है, ये थीटा 2, ये बीटा और ये गामा। सो गामा इज एन एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर गामा इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस बीटा। बेटा थीटा 2 को सब्जेक्ट बना रहा हूं, सो थीटा 2 इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। बोलो क्लियर है। सो हमने क्या किया, थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू ले ली। चलो उसको यहां पे रख देते हैं, μ1 थीटा 1 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू μ2 थीटा 2, थीटा 2 के बदले गामा माइनस बीटा। बोलो क्लियर है। अच्छा अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या होगी, अब जरा ध्यान से देखना मैं यहां पे क्या कर रहा हूं। बड़ा जरा ये ट्राइंगल देखो, ओ एम पी डैश, ये जो हाइट है इसको मैं h ले लेता हूं, तो क्या यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन u हो जाएगा। tan अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन u, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। फ्रॉम फिगर tan अल्फा is equal to h by माइनस u। बेटा u को मैं माइनस में दे रहा हूं, क्यों, इस सरफेस के पीछे साइड, या आप कह सकते हैं इंसिडेंट रे के ऑपोजिट साइड है। बेटा हम डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से, और जो ऑब्जेक्ट है वो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर की जाएगी, तो वो माइनस u।
अब हमको पता है कि रेज आर पैरेक्शियल, एपर्चर छोटा है, तो सीधी सी बात है बेटा यही अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, जैसे हमने यहां लिखा था सेम चीज ये क्वेश्चन में देंगे सर। अब tan बीटा, यहां से tan बीटा देखो क्या हो जाएगा h बाय v, h बाय v है क्या नहीं, h बाय v, और यही हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली बीटा tan गामा इज इक्वल टू h बाय r। देखो tan गामा कितना हो जाएगा h बाय r अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू गामा। यानी अब हमको अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू मिली है, उस वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं। मैं इसको हटाऊं, एक बार स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो। ओके, सो यहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं उस चीज को। म्यू1 अल्फा प्लस गामा, अल्फा के बदले h बाय माइनस यू, प्लस गामा, गामा कितना है h बाय r इज इक्वल टू म्यू2 गामा माइनस बीटा, गामा यानी वापस h बाय r माइनस बीटा, बीटा कितना है h बाय v। यहां से h कॉमन, यहां से h कॉमन, तो h h कट जाएगा, h को कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो, दो तरफ से कट जाएगा। क्या बचा म्यू1, बेटा देखो ये माइनस वाले को मैं बाद में लिख रहा हूं, प्लस वाले को पहले लिख रहा हूं, 1 बाय r माइनस 1 बाय म्यू, सॉरी म्यू नहीं u इज इक्वल टू म्यू2 1 बाय r माइनस 1 बाय v। इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा म्यू1 है क्या नहीं, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो, सो ये क्या हो जाएगा म्यू2, इधर भी हो जाएगा म्यू2। अब क्या कर रहा हूं, आर को साथ में ले आओ एंड यू और v को साथ में ले आओ। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, दोनों आर को साथ में ले आते हैं, ये म्यू2, क्या करेंगे इसको यहां ले आओ, इसको वहां ले जाओ, सो म्यू1 बाय r माइनस म्यू2 बाय r इज इक्वल टू, ये प्लस में हो जाएगा म्यू1 बाय u माइनस म्यू2 बाय v। तो बच्चा ये एक रिलेशन बन गया, यहां तक हमको पहुंचना था। देखो ये रिलेशन किसका है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ सरफेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का और रेडियस का। ये रिलेशन कब पिक्चर में आएगा, जब दो मीडियम हो, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो और बीच में एक कर्व सरफेस हो, तब हम ये रिलेशन यूज करेंगे। देखो जब तक हम मिरर की बात करते थे तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करते थे, याद है आपको मिरर फॉर्मूला, 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, रिमेंबर। तो ये रिलेशन था फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। सिमिलरली ऐसा एक रिलेशन हमने यहां के लिए भी डिराइव किया। ये दोनों रिलेशन एक जगह पे यूज नहीं होगा, ये मिरर के लिए यूज होता है, और ये कर्व्ड सरफेस के लिए, ऐसा कर्व्ड सरफेस जो दो मीडियम को अलग करता हो, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगी। तो अब अगर आपको कोई ऐसी कोई क्वेश्चन में दे दिया जाए कि कर्व सरफेस है, एक स्फीयर है, ग्लास है स्फीयर, और उसमें से लाइट पास हो रही है, तो हम हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बच्चा लोग आपको आपके एग्जाम के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखनी है, बट बाय चांस आप भूल जाए, डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखनी है। बट ये फॉर्मूला आई कहां से कैसे आए अगर कभी भूल जाओ, सो डेरिवेशन इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। ओके देखो बच्चा लोग, अगर आप दोनों साइड से माइनस माइनस बाहर ले लोगे तो यही इक्वेशन इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। आप कोई भी एक फॉर्म याद रखो, या तो आप म्यू1 माइनस म्यू2 याद रखो, या तो आप म्यू2 माइनस म्यू1 याद रखो, लेकिन दोनों तरफ से फिर आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्म याद रखते हो तो इधर भी म्यू1 माइनस म्यू2, अगर ये फॉर्म याद रखते हो तो इधर भी म्यू2 माइनस म्यू1।
अब देखो μ2 सेकंड साइड, इमेज सेकंड साइड, सो μ2 के नीचे इमेज डिस्टेंस, μ1 फर्स्ट साइड यानी जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो μ1 के नीचे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऐसे याद रखो, समझ आ रहा है? या तो आप μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2, या तो फिर μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, जो याद रखना है रख लो। कंडीशन, एक साइड आप r लिख दो, दूसरे साइड आप μ1 जो ऑब्जेक्ट की तरफ है उसके नीचे u लिख लो, और जो इमेज की तरफ है उसके नीचे v लिख लो, खत्म। ऐसे याद रख लो। अब μ2 और μ1 क्या है ना, बहुत कंफ्यूजन होगा, μ2 μ1 क्या है। सो यहाँ पे ऐसे याद रख लो कि μ1 मतलब जहां से लाइट आ रही है, और μ2 यानी जहां पे लाइट जा रही है। रियल और एपरेंट डेप्थ में याद किया था ना, उसका उल्टा। उस समय क्या था बेटा, रियल और एपरेंट में यहां से लाइट आ रही थी तो इसका μ2 लिया था, इसका μ1 लिया था। जहां से लाइट आती थी उसको μ2 लिया था। अब इसका उल्टा यहां याद रखना है कि जहां से लाइट आ रही है वो μ1, और जहां लाइट जा रही है वो μ2। समझ आ रहा है? एपरेंट रियल डेप्थ के से उल्टा चीज यहां पे याद रखनी है। ओके, ओके। क्वेश्चन नंबर 1, सेम स्ट्रक्चर दे रखा है आपको। n1 इज इक्वल टू 1 दे दिया है और n2 इज इक्वल टू 1.5 दे दिया है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर दूर रखा गया है इस सरफेस से। ये लाइट निकल रही है और यहां कहीं लाइट जा रही है, ये इमेज बन रहा है। आपको ये इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, एंड आपको इसका रेडियस देके रखा है 10 सेंटीमीटर। चलिए, पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, also state whether the image is real or virtual। बेटा ये इमेज जो बनेगी वो रियल होगी कि वर्चुअल होगी, ये भी हमको बताना है। कैसे बताएंगे देखते हैं। चलिए, अब देखो यहाँ पे दो मीडियम है और बीच में स्फेरिकल सरफेस है, मिरर नहीं है और लेंस भी नहीं है। इट इज नेदर लेंस। लेंस कैसा होता है बेटा आपका, जहां पे दो कर्व सरफेस होती है, कॉन्वेक्स या तो कॉनकेव। जहां पे दो कर्व सरफेस एक साथ आती है उसको हम लेंस कहते हैं। यहां पे एक ही कर्व सरफेस है। सो इसके समय हमने रिलेशन क्या डिराइव किया था, n2 माइनस n1 बाय r इज इक्वल टू n2 माइनस n1, 2 के नीचे इमेज, 1 के नीचे ऑब्जेक्ट। ओके, अब बच्चा लोग साइन कन्वेंशन ये कहता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में लिए हुए डिस्टेंस को प्लस, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लिए हुए डिस्टेंस को माइनस। सो यहां से सबसे पहले बात करते हैं u। u बेटा इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में -30, v हमको ढूंढना है। r बेटा इसका r इधर का ही होगा, यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ये पोल, तो ये हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर दो, n2 1.5 माइनस 1 अपॉन 10 n2 बाय v। n2 कितना है 1.5 माइनस n1 1 बाय माइनस 30। चलिए मेरे साथ साथ आप भी इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए। पहले का 1 आएगा, 0.5 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1.5 बाय v प्लस 1 बाय 30। इसको उठा के हम यहां ले आते हैं। सो ये कितना हो जाएगा 5 बाय 100। मैं ये पॉइंट हटा के नीचे ले गया, 5 बाय 100, इसको यहां ले आते हैं 1 बाय 30 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय v। एक काम करते हैं,
इसके भी बदले यहाँ पे नीचे 10 लिख लेते हैं। तो बच्चा यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0 कट। आप चाहो तो इस 10 को यहां ले आओ, मल्टीप्लाई करो, 0 0 वैसे ही कट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 5 2 जा 1/2 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 15/v। एलसीएम ले लो, 3 माइनस 2 1/6, 3 माइनस 2 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 15/v। दोनों जगह रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 6 इज इक्वल टू v/15 मल्टीप्लाई कर दो। सो v इज इक्वल टू 15 6 जा 90 सेंटीमीटर और आंसर आया प्लस में, प्लस 90 सेंटीमीटर। तो इमेज किधर होगी, इस पोल से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे। कितना, 90 सेंटीमीटर। अब अच्छा एक चीज ध्यान दो, अब इमेज रियल है या वर्चुअल वो कैसे पता लगाएंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस की सेम साइन होगी, सेम साइन अगर है तो उस समय वर्चुअल इमेज बनती है। आपको याद है मिरर, कर्व्ड मिरर में हमने इसका उल्टा देखा था। अगर कर्व्ड मिरर में यहां ऑब्जेक्ट है और यहां इमेज है, सो दोनों की साइन सेम आती थी, माइनस माइनस, और उस समय रियल इमेज बनती थी। याद है कर्व्ड मिरर, कॉन्केव मिरर में यार ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, तो ये माइनस यू माइनस वी, माइनस माइनस आता था तो रियल इमेज बनती थी। अब अगर इमेज पॉजिटिव आता था, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, सो उसमें वर्चुअल इमेज बनती थी। लेकिन इसमें उल्टा है, देखो सेम साइन आएगी तो वर्चुअल है, और अगर उल्टी साइन आएगी u एंड v, अगर दोनों की डिफरेंट साइन है तो उस समय रियल इमेज बनेगी। तो इस समय क्या हो रहा है, u -30 v + 10, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज। सो इस समय इमेज कैसी है, रियल इमेज। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलो आपको क्या किया हुआ है, एक ग्लास का स्फीयर दिया हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बोला हुआ है 4/3। थोड़ा इसको बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अ डस्ट पार्टिकल O is inside a sphere of refractive index 4/3, where does it appears to an observer outside the sphere। देखो आपको फिगर दी गई है क्वेश्चन के अंदर, और उसके डायामीटर पे, कहां पे, उसके डायामीटर पे यहां कहीं हमें ऑब्जेक्ट देके रखा है। मतलब एक पूरा का डस्ट पार्टिकल है एक स्फीयर के अंदर, और ये रहा इसका सेंटर, तो हमें रेडियस देके रखा है 15 सेंटीमीटर। अब बेटा आई थिंक ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, है कि नहीं। ये सेंटर है, डायमीटर तो रेडियस 15 15, और सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में हमको डिस्टेंस देके रखा है 5 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या जा रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जो इसके बाहर खड़ा होकर इसको देख रहा है, सो ये डस्ट पार्टिकल कहां नजर आएगा। अब बच्चा लोग देखो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ऑब्जर्वर कहां है। ऑब्जर्वर इसके राइट साइड है या ऑब्जर्वर इसके लेफ्ट साइड है कि नहीं। सो यहाँ पे दो केस अप्लाई होंगे। देखो अगर आपको एग्जाम में बोला जाता है कि ऑब्जर्वर राइट साइड है तो राइट साइड के हिसाब से करना है, अगर लेफ्ट साइड बोला जाता है तो लेफ्ट साइड के हिसाब से। हम फिलहाल दोनों के हिसाब से देख लेते हैं। चलिए पहले हम ऑब्जर्वर को यहां ले लेते हैं, ये हो गई उसकी आंखें, और इसको बोल देते हैं केस 1। अब बच्चा जब ये यहां देख रहा है तो लाइट ऐसे आएगी, है क्या नहीं। देखो ये लाइट इधर कहीं आई और ये मुड़ के इधर कहीं जाएगी,
समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी ये कहीं आगे पीछे कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। सो इस केस के लिए u v सबको डिफाइन करना है। केस 1 ऑब्जर्वर इज ऑन लेफ्ट। अब अच्छा जरा ध्यान से सुनना, ये 5 सेंटीमीटर देके रखा है। u मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से? पोल से। सो आई थिंक ये मेरा पोल होगा इस समय। देखो ये सरफेस हो गया, ये कर्व सरफेस और ये पोल। तो बच्चा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? 15 प्लस 5 कितना हो गया आपकी बात? 20। अरे 15 प्लस 5 20। अच्छा एक और चीज बच्चा, ये इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे जा रहा है। सो इस बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, राइट साइड है ना प्लस, नहीं 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 नहीं, राइट लेफ्ट नहीं देखना है आपको। क्या देखना है कि इंसिडेंट रे के कौन से डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है। ये इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट हमेशा पोल से देखा जाएगा। कहां से? पोल से। सो पोल से ये और ये इधर ऑपोजिट डायरेक्शन है, इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? -20। समझ आ गया? ओके, इमेज डिस्टेंस आपको ढूंढना है। रेडियस आपको दे रखा है 15। बेटा सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वही रेडियस होता है। ये भी इधर, सो -15 सेंटीमीटर। चलिए फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। n2 n1 by r is equal to n2 n1 2 के नीचे। अच्छा इस बार क्या होगा? n1 किसको लोगे, n2 किसको लोगे? बेटा बताओ जरा। n1 सर वो अंदर, देखो n2 मतलब जहां से, n1 मतलब जहां से लाइट आ रही है, तो ये n1 और ये n2। जहां से लाइट आ रही है वो n1, इसके नीचे ऑब्जेक्ट और n2 के नीचे इमेज। समझ आ रहा है? पक्की बात? ओके, ये आपको एयर दे के रखा है, सो n2 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी। चलो इसकी वैल्यू फाइंड करो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। अब चलो जब आप सारी वैल्यू रखोगे, आंसर फाइंड करोगे, सो यहां से इमेज डिस्टेंस निकल के आएगा -22.5। अच्छा इमेज कैसी होगी, रियल या वर्चुअल? ये भी माइनस, ये भी माइनस। जब दोनों सेम साइन होती है तो आई थिंक वर्चुअल इमेज होती है। सो ये इमेज कैसी हो जाएगी? वर्चुअल। अब केस 2 ले लो। केस 2, बच्चा केस 2 में कुछ नहीं करना है, ये हाथों को पकड़ के यहां ले आओ। तो अब जो भी डिस्टेंस लेना है वो यहां से लेना है। अब की बार लाइट कैसे आएगी? लाइट ऐसे आएगी। जरा पहले यहां ध्यान से देख लो, वैल्यूज बस पहचानना है, बाकी फॉर्मूला तो यही है, कैलकुलेशन भी वही है, खाली फॉर्मूला पहचान, वैल्यूज पहचाननी है। देखो अब की बार जब आंखें इधर होगी, सो बच्चा ये हमारा पोल हो जाएगा और ये डिस्टेंस होगा। देखो अब की बार भी क्या हो रहा है, ये इंसिडेंट लाइट, ये डिस्टेंस, तो u अभी भी माइनस में आएगा। अरे यार ये डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है। अरे यार अब क्या करें? बच्चा मेरे ख्याल से ये रेडियस है और ये 5 है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, तो इतने में से इतने को निकाल दो तो ये मिल जाएगा। 15 - 5 कितना आ जाएगा? 10। सो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? हमको सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस, रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का 5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दे रखा है। सो कुछ नहीं करना है, इतने में से इसको हटा दो, 15 - 5 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस आपको ढूंढना है, रेडियस बच्चा वापस से रेडियस कितना आएगा? -15 सेंटीमीटर। ये इंसिडेंट लाइट और ये रेडियस दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बस ये रहे आपके सामने फॉर्मूला, लगाओ वैल्यू और आंसर फाइंड करो। तो बच्चों जब आप इन वैल्यूज को इस फॉर्म में रखोगे तो यहां से v की वैल्यू आएगी -9 सेंटीमीटर एंड अगेन माइनस माइनस होने के कारण इमेज कैसी हो जाएगी? वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चा लोग, सो बस ऐसे क्वेश्चंस पॉसिबल है, यही फॉर्मूला है, बस आपको खाली वैल्यूज पहचाननी है, इस फॉर्म में रखनी है एंड दैट्स इट।
सो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। ये पूरा टॉपिक बस इतना ही था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। सो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।